सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। राजस्थान परिषद 45 वर्ष पूर्व गठित हुई थी और चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव का क्षेत्र हो, राजस्थान परिषद ने इन सभी क्षेत्रों में महनीय कार्य किए हैं। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं मीट द आइकॉन प्रोग्राम। इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम रूबरू होते हैं उन हस्तियों से, उन महान विभूतियों से, उन शख्सियतों से जिन्होंने हमारे धर्म संघ को बहुत कुछ दिया है, जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है। और क्यों रूबरू होते हैं? रूबरू इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जीवन से हम भी कुछ प्रेरणा ले पाए। जो तमाम दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी उनके जीवन का अनुसरण कर पाए और उनके जैसे बन पाए। और आज हमारे बीच मौजूद है पत्रकारिता जगत के एक कोहिनूर, हमारे तेरापंथ समाज से ताल्लुक रखने वाले एक तेरापंथी भाई, जिन्होंने पत्रकारिता जगत को बहुत कुछ योगदान दिया है। वो गंगा शहर से हैं, उनका एक न्यूज़पेपर भी चलता है थार एक्सप्रेस के नाम से, और काफ़ी वर्षों से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं तेरापंथ धर्म संघ को। तो वो और कोई नहीं, वो है श्री लूंगकरण जी छाजेड़। लूंगकरण जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं सदाशिव परिषद के अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी तातेड़, राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री कमल सिंह जी तातेड़, मैं विनय बैद, मीट द आइकॉन प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन, और मेरे साथ है पूजा जी। तो पूजा जी, शुरू करें? यस, शुरू करने से पहले सबको स्वागत करूंगी और आज के हमारे जो आइकन है, जो जर्नलिस्ट है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बज जाए। राजस्थान परिषद वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम लाता है, लेकिन इस बार जो प्रोग्राम है वो बहुत अनोखा प्रोग्राम है, मीट द आइकॉन। यहाँ पे लोग इंस्पायर होंगे, युवा इंस्पायर होंगे, जो देख रहे, इतने सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं आपका, बहुत सारे इंस्पायर होंगे आपसे, आपके संघर्ष ने, आप कैसे संघर्ष का सामना किया आपने, आप ये प्रेरणा ले सकेंगे लोग आपसे। तो शुरू करें इंटरव्यू? जरूर। मैं पहले ये जानना चाहूँगी, आपके बचपन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था, आपका स्वभाव कैसा था बचपन में? बचपन मेरा ग्रामीण था। बीकानेर जिले में देशनोक एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जगह है जहाँ करणी माता का मंदिर है, उससे 5 किलोमीटर दूर राशीसर गांव में हम लोग रहते हैं। बिश्नोइयों का गांव है और क्राइम की दृष्टि से ख्याति प्राप्त उस गांव में वर्चस्व था हम लोगों का, क्योंकि मेरे चाचा जी 15 साल वहाँ सरपंच रहे। जब हम बचपन में थे तब की बात बता रहा हूँ मैं। और हमें बड़े गर्व होता था जब हम स्कूल में जाते थे तो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, बढ़िया समुदाय होने के कारण हमें डराते थे, तो हम कहते हैं कि आने दो हमारे चाचा जी को। इस तरह से हमारे अंदर एक मनोबल उस बात को लेके था कि हमारे चाचा जी सरपंच हैं। क्योंकि जैसा मैंने एक शब्द यूज किया कि क्राइम में आगे था, उसका ही एक प्रतिफल ही कहूँगा मैं कि हमें जल्दी गांव छोड़ना पड़ा। और शायद मुझे जहाँ तक याद है, मेरी 5th क्लास की एजुकेशन के लिए मुझे वो छोड़ करके कुचेरा के हॉस्टल में जाना पड़ा। वहाँ जैन समाज का एक हॉस्टल था, वहाँ रह करके हमने 5वीं क्लास पढ़ी और उसके बाद गंगा से शिफ्ट हो गया। और गंगा से मेरी एजुकेशन के लिए मेरे परिवार के लोग छोड़ के आए और मैंने फिर एजुकेशन की। और मुझे गर्व है कि जिस बात के लिए गांव को छोड़ना पड़ा मेरे माता पिताजी को या मेरे परिवार वालों को, मैंने उनकी इच्छा पूरी की। मेरे परिवार में पीजी करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं था। फर्स्ट ग्रेजुएशन एमकॉम में मैंने किया। एमकॉम के बाद एलएलबी भी ज्वाइन की और एलएलबी फर्स्ट ईयर भी कर लिया। एलएलबी सेकेंड ईयर में था तो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। वो 1996-97 की बात है, 97 की ही बात है। आचार्य तुलसी का पदार्पण हुआ। उससे पहले धर्मचंद जी चोपड़ा सारे काम को देख रहे थे, अचानक उनका स्वर्गवास हुआ। तो वो काम का जिम्मा, सामाजिक दायित्व मेरे पे आ गया, क्योंकि मैं उनका लेफ्ट हैंड था। मैं आज भी उनको अपना आदर्श मानता हूँ।
मेरे अखबार में नियमित एक कॉलम उनकी लिखी हुई किताब का अणुवर्त के वो संपादक रहे थे, तो उस संपादकों का एक और नाम से पुस्तक निकली, उसका एक कॉलम हमेशा आज भी आता है। तो मेरी वो LLB बीच में छूट गई। फिर भी मैंने कहा ठीक है, ये चातुर्मास होता है, परंतु जो मंजूर खुदा होता है, या वो बात कहूँ कि गुर्दे का महाप्रयाण भी उस वर्ष हुआ। और वो मेरी ज़िंदगी का, उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, 23 साल पहले की बात है। वो सारी जिम्मेदारी भी मेरे पे थी, क्योंकि अध्यक्ष थे खेमचंद जी सेठिया, आउट ऑफ स्टेशन कलकत्ता थे। दूसरे जो उपाध्यक्ष वगैरह थे, मैं महामंत्री था प्रवास व्यवस्था समिति का, तो सारी व्यवस्थाएं मुझे जुटानी पड़ी। और 1 लाख लोग से ज़्यादा, आप शायद तेरापंथी जानते हैं कि उसमें शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग सम्मिलित हुए होंगे, और उन लोगों के लिए उस छोटी जगह में व्यवस्था करना भी एक चुनौती भरा काम था। परंतु एक लाइन की एक मैंने मैसेज बनाया कि गंगासर वासियों, आप अपने घर के और अपने दिल के दरवाजे खोल दें, एक महान विभूति का यहाँ महाप्रयाण हुआ है। आप ताजुब करेंगे, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ कोई अतिथि नहीं था, जहाँ कोई रुका नहीं था। हिंदुस्तान से या विदेश से जहाँ भी जिस कोने से लोग आए, सबको जगह मिली और वो काम सफल हुआ। तो बचपन से कब मैं MCOM तक आ गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। अब बचपन का जो आनंद एक अलग ढंग से लेना चाहिए था, वो गांव में तो गांव की तरह से लेते थे। वो धूल में खेलते थे, वो धूल की मिट्टी में झोंपड़ी बनाना, बरसात कम होती थी, अकाल की भी स्थिति हमने देखी थी। खेतों में भी हम गए हैं, खेतों में काम कम किया होगा, गाय को दूहने का भी काम किया है। अब तो सब चेंज ही हो गया है। गांव की लाइफ आज भी याद आता है, आज भी पुश्तैनी जगह है वहाँ, क्योंकि जो पेरेंटल हाउस था हमारा, वो हमने तेरापंथ भवन के नाम से डोनेट कर दिया जब 1992 में परीक्षा यात्रा के लिए साध्वी प्रमुख हाजी कनकपुर जी आई थी। पेरेंटल हाउस नहीं है, परंतु जगह जमीन जायदाद आज भी है, तो आना जाना रहता है। स्माइल तो आ जाएगी, परंतु याद क्षण वो थोड़ा दुखद है। मैंने जैसा कहा ना कि एजुकेशन के लिए मुझे कुचेरा जाना पड़ता था, और कुचेरा के लिए ट्रेन हमें नोखा से जाके पकड़नी पड़ती थी। और उस वक्त थोड़ी तबीयत मेरी सुस्त थी, और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मेरा ट्रेन में तबीयत खराब हो गई थी। मेरे कोई साथी जो मेरे रूममेट थे वहाँ हॉस्टल में, वही मुझे वापस वहाँ से लेके आ गए और घर पे आके कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसको भेजिए मत। हंसी इसलिए आ रही, इस एक क्षण के बाद में मुझे हॉस्टल लाइफ छूट गई। हॉस्टल लाइफ छूट गई। फिर मेरे लिए मैंने जैसा कहा कि परिवार वाले गांव छोड़ करके हम गंगासर आके बस गए। तो लूनकरण जी, एक और बात जो आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने बचपन के बारे में बताया, और ये भी बताया है कि आपने LLB फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था, कर लिया था, सेकेंड ईयर। तो उसके बाद में पत्रकारिता जगत से नाता कैसे जुड़ा? नहीं, पत्रकारिता जगत से उससे पहले जुड़ गया। सन 1981 के आसपास आचार्य तुलसी का चातुर्मास हुआ था गंगासर में। उस वक्त हमारे स्कूल में, जब स्कूल एजुकेशन में थे, हम चोपड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे थे, हमारे एक टीचर थे मेघराजी आचार्य। मैं उनको कहता हूँ, जब भी मेरा कोई साक्षात्कार का काम पड़ता है, लिखने का पड़ता है, या मेरी बायोग्राफी में मैं कहीं लिखता हूँ, ही इज़ माई जर्नलिज्म गुरु। उनका एक साप्ताहिक अणुवीक्षक नाम से अखबार निकलता था। अच्छा। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि लूनकरण तुम इसमें लिखा करो। और मुझे आज भी याद है कि मेरी पहली स्टोरी सिस्टम के खिलाफ थी। वो स्टोरी थी तहसीलदार घूस ले रहा है, इस तरह की पहली स्टोरी थी। हालांकि बाकी उसके बाद में धर्म सिंह के समाचार साप्ताहिक अणुवीक्षक खूब आए, मैं वर्षों तक जुड़ा रहा। उसके बाद दूसरे लोकल जो अखबार थे, राष्ट्रदूत वहाँ था, एक दैनिक युवपक्ष था, सेनानी था, इस तरह के अखबारों में हम लोग लिखते रहे। ज़्यादा लिखने का काम क्या होता था कि अपने समाज में जो कार्यक्रम होते थे उसकी रिपोर्टिंग बनाते थे, वो देखे आगे। फोटो छपने नहीं थे, क्योंकि ब्लॉक सिस्टम था, उस वक्त ब्लॉक बनते थे, उसके बाद फोटो छपता था। अब तो तुरंत 1 सेकंड में छप जाता है, बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। तो उससे फिर लिखने लगे, अच्छा लिखा भी। अभी भी मैंने एक जगह उदाहरण दिया था, मैं उस दिन यहीं महासभा की मीटिंग में 15 तारीख को मैं बोला था, तो मैंने उस जो अभी ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी,
नोवा टाइम्स में मेरा एक आलेख लगा था, तेरा पंथ के एक तंत्र में लोकतंत्र, एक तंत्र में लोकतंत्र। और मैंने उस दिन कोटेट किया था, मैं उस एक तंत्र को आज लोकतंत्र के रूप में साबित हुए देख रहा हूं कि सब विपक्षियों की भी पक्षियों के पक्ष में भी विचार लिए जा रहे हैं। और जिस दिन वो आलेख छपा था उस दिन आचार्य तुलसी का प्रवास था राजलदेसर, और इत्तेफाक से मेरा राजलदेसर जाना हुआ। और देखिए कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि समणियों की क्लास ले रहे थे आचार्य तुलसी, और वही लेख पढ़ाया जा रहा था कि ये पढ़ के देखो किस तरह से लिखा है। बहुत बड़ी बात। मतलब एक तंत्र में भी लोकतंत्र है। ये आप देखिए, मेरे साथ योगक्षेम बरस हुआ, विदाश्री की घटना है ये। आचार्य तुलसी ने शाम के वक्त जब दूसरे लोग अपने पलेवड़ा में और मैं लग गए थे, आचार्य तुलसी अकेले बैठे थे, मैं बैठा था। बहुत कृपा रही है मेरे पे, और बड़ी विनोद में कह दूं, मैंने वो मुझे उन्होंने कुछ इतने सारे पत्र दिए कि देख एप्लीकेशन योगक्षेम बरस में कौन कौन साधु आएंगे, उनसे सबसे प्रार्थना पत्र लिए। मैंने कहा ये आपको क्या जरूरत? अच्छा, तुलसी को प्रार्थना पत्र लेने की जरूरत, ये क्या बात है? आप जिसको दृष्टि दे दें, कह दे वो आ जाए। तो समझा नहीं तुम, देखो सही उनका मन क्या है। मतलब इस तरह की बात भी आचार्य तुलसी के साथ मेरी हो जाती थी। फिर मैंने एक बात कही उनको उसी दौरान, क्योंकि मेरी जिंदगी की बहुत अच्छी बात है जो मैं कभी अविस्मरणीय कुछ बातें हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा, मैं आपके श्रावक मजबूत हैं, आपके साधु तो फिर भी निकल जाते हैं, तो आपके श्रावक उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपका तेरा पंथ मजबूत है। पहले तो उन्होंने कहा यह कैसे कहा, फिर दूसरे दिन उस बात को व्याख्यान में उल्लेखित किया। उन्होंने कहा एक छोटा सा युवक मेरे पास आया और उसने इतनी बड़ी बात कही, वास्तव में तेरा पंथ टिका हुआ है तो श्रावकों की मजबूती की वजह से निकला हुआ है। चाहे कितने भी बाहर साधु निकल जाए, उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दे तो उसके परिवार वाले भी प्रोत्साहन नहीं देते। बहुत बढ़िया। तो फिर लुनकन जी, आप अभी फिलहाल धार एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वहाँ से प्रकाशित करते हैं। एक और प्रश्न जो मेरे जहन में आपको पूछना चाहता हूँ कि पत्रकारिता जगत में कई बार विरोध का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि आप कुछ लिखते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता है, तो कोई एक ऐसा अनुभव आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अनुभव शेयर कर सकता हूँ, वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। मेरे घर पे पत्थर भी फेंके गए। एक स्टोरी मैंने तेरापन टाइम्स में लिखी थी, तेरापन टाइम्स में एक स्टोरी लिखी थी, और उस स्टोरी से प्रभावित होकर के मेरा जो मकान है उस वक्त, अब तो तेरापंथियों के 5-7 मकान, 4 मकान तो हमारे भी हो गए, 2 दूसरे 10-15 मकान हो गए। उस वक्त मेरा ही मकान था, बाकी सारे दूसरे अन्य पंथियों के। वो अन्य पंथियों के गुरु के खिलाफ थी, इसलिए मेरे घर पे पत्थर भी फेंके। अच्छा। क्योंकि क्या स्टोरी थी मैं रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है, कोई बात कहीं भी जाए तो कोई रूप दूसरा लिया जा सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, और इंटरेस्टिंग बात में उसमें ये है कि गुरुदेव तुलसी का इतना बड़ा सपोर्ट था मेरे को, और मैं कहता हूं कि ये तेरा पंथ आज खड़ा है तो वो कार्यकर्ताओं को इतनी तरजीह देते थे, पीठ थपथपा रहे हो, क्योंकि ये अंदर की बात किसी को नहीं मालूम है कि वो स्टोरी मैंने आचार्य तुलसी को पढ़ा करके उसके बाद लगाई थी, और मैंने उनसे पहले निवेदन कर दिया था कि इस स्टोरी के लगने के बाद इस तरह की घटना घटित हो सकती है, तुम लिखो। क्या डर था? मेरे भगवान मुझे ये कह रहे हैं, किसका डर? और वाकई उन्होंने संभाला उस बात को। और जिन लोगों ने क्रिटिसिज्म में पत्र लिखे, उनको, वो तेरापंथ के दिग्गज थे, उनको वापिस अपना पत्र लिख करके लिखित में मेरे से माफी मांग। तेरापंथ टाइम्स में, ये कोई मैं हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरापंथ टाइम्स की बात। देखिए दर्शकों, ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने कि अगर आपके पास निर्भीक होकर विचार प्रस्तुत करने की क्षमता है और आपके पास अगर गुरुदेव का आशीर्वाद। एक स्टोरी मैं कह सकता हूँ रिकॉर्डेड में। मैं बॉम्बे गया हुआ था, तेरापन टाइम्स के हमारे संवाददाता थे महावीर बी श्यामला ने। कानूड़ प्रस्ताव तेरापंथ समाज में सबसे पहले पास हुआ था। अब तो श्रावक संदेशी का भी आने लगी है, कल्याण परिषद की जैसे आज मीटिंग है, उसमें ये पास हुआ था कि जहां भी साधु साध्वियों का प्रवास हो वहां भोज का आयोजन नहीं। वहां जिस जगह पे एक मुनि जी ठहरे थे वहां भोज किया गया ताकि प्रवचन में लोग ज्यादा आ जाए। महावीर ने मुझे कहा भाई साहब इस तरह की स्टोरी है, मैंने कहा तुम लिख के भेज दो।
अंतर्देशीय पत्र, उस वक्त ये मोबाइल वगैरह टेलीफोन वगैरह अंतर्देशीय पत्र में आई थी क्योंकि मेरे जहन में, तो मैंने उस स्टोरी पे टाइटल दिया महानगरी में महापोज। क्या महानगरी में महापोज, बॉक्स कॉलम में स्टोरी छपी। हमारे पत्रकारिता जगत में बॉक्स में वैल्यू होती है। छपते ही बॉम्बे में हंगामा हो गया, महावीर को बहुत सुनना पड़ा। उसने तुरंत मुझे कहा कि भाई साहब ये हो ना, चिंता मत कर। मैं आचार्य श्री के पास गया, आचार्य श्री को निवेदन किया, मैंने कहा ये बात है, ये स्टोरी हमने लगाई है और मैंने कह के मंगाई मेरे संवाददाता को, ठीक है लिखा करो, इस तरह की विसंगतियां नहीं लिखोगे तो कैसे सुधार होगा। आचार्य तुलसी का, और आप ताजुब करोगे जो बहुत वरिष्ठ संत थे, अब नहीं है दुनिया में वो, उनको उपालंब मिला दूसरे ही दिन प्लेन से, जिन श्रावकों ने वो खाना किया था उनको आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए पहुंचना पड़ा। ये होता है मतलब। देखिए पत्रकारिता में ये शक्ति होती है, और यहाँ पे जो अहम बात हमें सीखने को मिली है कि आपको सत्य का अगर अनुसरण करना है तो विरोध तो सहना ही पड़ेगा। निर्भीक होकर विचार को व्यक्त करना एक व्यक्तित्व विकास में एक बहुत बड़ा पहलू है। और जो आज हमारे सामने यहाँ मौजूद है वो केवल एक पत्रकार नहीं है, वो एक ज्वलंत उदाहरण है कि पत्रकार और सत्य दोनों एक साथ लेकर चलते हैं और उन्हें विरोध भी सहना पड़ा। लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद इनके साथ में था, ये आगे बढ़ते गए और आज इस मुकाम पर हैं। आज इनका उदाहरण पूरा समाज दे रहा है। तो लुंगरन जी, आपसे एक और बात मैं जानना चाहूंगा, वो ये है कि आपने बताया कि किस तरह विरोध हुए और आपने जो आलेख लिखे और आपने उन विरोधों को सहा और आपके पास गुरुदेव का प्राप्त हुआ। तो ये सब के बीच में आपके परिवार ने आपका किस तरह सपोर्ट दिया? आपके जो धर्मपत्नी थी, जो आसपास के परिवार, क्या उन्होंने आपको कभी कहा कि आप ऐसा मत लिखो, आप ऐसा करो, या वो आपकी पद्धति को जानते थे, आपके विचारों से सहमत थे? देखिए, जो तेरापंथ टाइम्स में या धर्म संघ के पब्लिकेशंस में जो लिखा उसको लेकर के तो परिवार वालों का असहमत होना कोई जरूरत नहीं थी। वो मानते हैं कि धर्म संघ के लिए लिख रहे हैं, धर्म संघ के लिए कर रहे हैं। जरूर वो जो स्टोरी मैंने कहा था जिसके लिए मेरे घर पे पत्थर भी फेंके गए थे, थोड़ी चिंता हुई थी कि जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले वालों से बेर क्यों, एक छोटी सी बात हुई थी। और उस वक्त मेरे ख्याल में मेरी शादी को 7-8 साल ही हुए थे, ज़्यादा साल भी नहीं थे। वो थोड़ी चिंता की बात थी। उनको मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पत्रकारिता का मतलब ही सत्य होता है, मैं इसको प्रायवाची मानता हूँ। सत्य को पत्रकारिता का या पत्रकारिता को सत्य का, अगर हालांकि आज के युग में ये बात फिट नहीं बैठती है, आज की पत्रकारिता कुछ और हो गई है, वो एक अलग बात है। तो हाँ, मैंने दूसरी जो पत्रकारिता की समाज के प्लेटफॉर्म से हट करके, उसमें मेरे दोस्तों ने बहुत चिंता, मैंने एक हमारे यहाँ के एक एमएलए हैं, एमएलए क्या 30 साल से एमएलए थे, उनके बेटे एमपी का चुनाव लड़ रहे थे। मैंने एक लाइन की खबर लिखी। खबर देखो, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। उस एक लाइन की खबर से इतना बड़ा हंगामा हुआ कि घर पे चिंता हो गई। रात को 10:30 बजे तक मैं जब घर नहीं पहुंचा था, खबर ये थी कि उस व्यक्ति ने अपने फादर जो मिनिस्टर थे उसके पीए को पीट दिया था, और वो पीए आरएसएस का कार्यकर्ता था। उस पीए ने शेषाद्री जी उस वक्त आरएसएस के थे, उनको एक पत्र लिखा था। मैंने वो पत्र दैनिक नवज्योति में मैं ब्यूरो चीफ था, पत्र एज पे देके एक लाइन की खबर दी, शेषाद्री जी को संघ के कार्यकर्ता द्वारा दिए गए पत्र का अविकल रूप से, बस ये इतना था। उसमें हंगामा हो गया क्योंकि वो जीतने वाला कैंडिडेट था, उससे पूरा भाजपा के उस कैंडिडेट पे फर्क पड़ा था। सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। मेरे पास बैग लेके भी आए उनके दूसरे जो पुत्र थे, और बैठे भी थे। उस वक्त ये कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, टेलीप्रिंटर का ज़माना था। हम यहाँ टाइप करते थे, वहाँ हमारे हेड ऑफिसर्स में टाइप हुआ। तो उन्होंने कहा और हमारे लिए शिवाजी जी, मैं बैठिए आप चाय पीजिए। देखिए, ये धर्म संघ का प्रभाव था कि मैं इतना निर्भीक था कि मैं उनके खिलाफ ही खबर लिख रहा हूँ, और वो मेरे पास बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि बोलिए। मैं चाय पीजिए, आप पान खाओ तो पान मंगा दो। जयराम जी,
तब तक बात शहर में फूट चुकी थी, तो मेरे मित्र जो नज़दीक थे वो बड़े चिंतित हुए। दूसरे दिन मेरे को डांटा उन्होंने, क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह की लिखने की, क्या तमगा मिलने वाला है, सोचते नहीं हो हमें कितना टेंशन हो जाता है ये। मैंने कहा ध्यान रखूंगा ऐसे करके। एक एसपी के खिलाफ मैंने खबर लिखी थी, तो घर जाते हुए मुझे रास्ते में रोक लिया गया एसपी के आदमी ने। अब तो वो एडीजे बन के रिटायर हो गए हैं और बहुत पॉलिटिशियन, बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर के दामाद थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, घर नहीं पहुंचूंगा। मैंने अपना हाथ देखा, मैंने कहा मेरी लाइफ लाइन देख लो ना कितनी लंबी है। यही जवाब दिया। तो उसने कहा ये आदमी तो, और मैंने कहा मैं राशीसर गांव का हूँ, जानते हो इस गांव, वो सबसे फेमस गांव है। तब उन्होंने मुझे कहा कि यार ये सरदार है और सरदार दोस्ती के बड़े कायल होते हैं। मैं दोस्ती का तो मैं भी बहुत कायल हूँ, परंतु आपके सरदार जी को कहते ना 2 खबर हो रहे हैं, वो लगाऊंगा मैं। और उस 2 खबर में उनका ट्रांसफर हो गया। धमकियां भी मिली। हाँ, आत्मा को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने कोई, मतलब धमकियां ऐसी कि मुझे कंसर्निंग डीआईजी ने फ़ोन करके मुझे कहा कि छाजे, वो साउथ इंडियन थे, फिर वो सीबीआई के डायरेक्टर भी बने, तो उन्होंने मुझे कहा कि छाजे छोड़ दे, मत लिखो ये। मैंने कहा क्या बात कर साहब, आपके पीछे तो हमारे पीछे एक इतना बड़ा अफसर हमारे साथ है, तभी तो हमारा हौसला बुलंद है, और आप भी ये कह रहे हो। बात तो कह दी, पर चिंता हुई कि डीआईजी ने फ़ोन किया तो बात। मैंने दूसरे दिन, मेरे जो सोर्स होते हैं, हमारे पत्रकार सोर्स होते हैं, डीआईजी ऑफिस में मेरा सोर्स, मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा बात क्या यार, कल रात को साहब का फ़ोन आया। अरे यार छाजे जी ठीक कहा था साहब, क्यों कि एसपी ने डीआईजी को धमकी दे दी थी कि मैं ट्रक निकाल दूंगा ऊपर से। मतलब इस तरह की परिस्थितियों में भी खबर लिखना और उसी आदमी के खिलाफ लिखना। और उस व्यक्ति ने टाडा कांड में एक आदमी को फंसाया था। आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपको टाडा कांड में फंसा दे। मेरी एक नीति रही, मैं हमेशा मतलब जो आदमी विपत्ति में होता है उसका पक्ष धर रहता हूँ, या सत्ता पक्ष के खिलाफ लिखता हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। मैं नीतियों के खिलाफ जो भी काम करता उसके खिलाफ लिखता था। तो उस आदमी को टाडा कांड में फंसा दिया। टाडा कांड तो बहुत खतरनाक था। उसको निकल, उसका बाप आया और मेरे कोटगेट में ही ऑफिस है मेरा, तो रोने लगा। मेरे एक मित्र थे, मेरे सोर्स भी थे, कम्युनिस्ट नेता थे, वो अब तो दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा यार इसकी हेल्प करो। मैंने कहा बात ईमानदारी से सच बताओ, सच बताइए। हमने अपने सूत्रों से पता किया मान, मुझे आत्मसंतुष्टि है कि उस आदमी को टाडा कांड से बात निकाल। बहुत बड़ी बात। नुकसान उस एसपी को हुआ कि उसको राष्ट्रपति पदक मिलने वाला था, वो नहीं मिला। ये एक दर्शकों बहुत बड़ा उदाहरण है, जिस व्यक्ति की अंतर की प्रज्ञा जाग जाती है, और जो व्यक्ति ये ठान लेता है कि उसे सत्य के साथ चलना है और सत्य का मार्ग का अनुसरण करना है, चाहे मार्ग पर कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, चाहे कितने भी रोड़े आ जाए मार्ग पर, लेकिन अगर आप धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म से बहुत शक्ति मिलती है, तो वो सामने वाली सभी कठिनाइयां दूर हो जाती है। बिल्कुल सही है सर, मैं इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूं। जैन विश्व भारती में मुझे याद नहीं है कि कुमार समन जी की दीक्षा का दिवस था या कुमार समन जी का अर्ज का दिन। एक बहुत छोटा सा उनकी छोटी सी गेज में फोटो पड़ा है। उस दिन बीकानेर से प्रेस लेके गया था मैं, सारे प्रेस के साथ। उस वक्त जोंगा गाड़ियां हुआ करती थी। मेरे ख्याल में वो अपने धर्म संघ की पहली या दूसरी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आचार्य तुलसी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत अच्छी हुई। उस वक्त के लीडिंग न्यूज़पेपर वार्ता, यूनिवार्ता, जो 1600 अखबारों को खबर देती थी, वो मेरे मित्र थे, साथ थे, सब कुछ था। उसके बाद में एक बहुत जिंदगी की बहुत गहराई की बहुत मेरी पर्सनल बात आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। ऊपर वाले कमरे में गुरुदेव तुलसी बैठे थे, माला फेर रहे थे। मेरे को एक सामने बैठ जा, समझा, बैठ गया सामने। मैं भी ऐसे हाथ करके माला फेरने का, ठीक है आशीर्वाद। मैंने उस दिन के बाद में पत्रकारिता के फील्ड में पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि छोटे से शहर में काम करने वाला आदमी टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड खबर में ना बाई नेम खबर लेके, रॉबर्ट वाड्रा की खबर आज अभी भी आप देख लीजिए इंटरनेट पे, एल.के. छाजे प्लस रॉबर्ट वाड्रा करो, स्टोरी आ जाएगी। इकोनॉमिक्स टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो भी इनके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सब में लगी थी। ऑल ओवर इंडिया से फोन आए थे मेरे पास, क्योंकि हमारे जर्नलिज्म बाई नेम खबर लग जाती है ना, तो उसकी क्रेडिट अलग होती है। बात जो आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि आप कई संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे, और वर्तमान में लुंकरन जी
आचार्य गंगा शहर स्थित आचार्य श्री तुलसी शांति प्रतिष्ठान शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। तो इन संस्थाओं से जुड़कर आपका अनुभव कैसे रहा, और आज आप इन संस्थाओं को कैसे दे सकते हैं जिस तरह से मैनेजमेंट है आज यहाँ पे, तो आप अगर अपना अनुभव यहाँ शेयर करें हमारे साथ। बड़ी अजीब बात है। आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान का अध्यक्ष बनने से पहले मेरे दिमाग में एक बात थी कि इतनी बड़ी संस्थाओं का, केंद्रीय संस्थाओं का अध्यक्ष कोई पैसे वाला ही बन सकता है, कार्यकर्ता नहीं बन सकता। मैं ऐसे कार्यकर्ता हूँ। मेरा जीवन किशोर मंडल से शुरू हुआ और आज मुझे कार्यकर्ता बने हुए लगभग 48 ईयर्स के आसपास हो गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, लोकल युग परिषद का अध्यक्ष भी रहा, मंत्री भी रहा, लोकल तेरापन सभा का मंत्री भी रहा, अध्यक्ष भी रहा, 2 बार अध्यक्ष रहा। 1997 में जो गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था उस वक्त तेरापन सभा का अध्यक्ष मैं था, वहाँ लोकल प्रवास व्यवस्था समिति का महामंत्री था, परंतु लोकल तेरापन सभा का अध्यक्ष था। मुझे मतलब बहुत अचीवमेंट मिले। आचार्य महासमन जी युवाचार्य बने, मेरी जिंदगी सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ है कि उस कार्यक्रम का संचालन मैंने किया। 1 लाख लोग थे और पूरे धर्म संघ में मची हुई थी कि साधु चाहते थे कि हम करें, साधुएं चाहती थे हम करें, महासभा वाला चाहते थे हम करें। उस वक्त आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मेरे पे कृपा की कि ये तुम करो। इससे ज्यादा क्या हो सकता? क्या है, आदमी के पास पैसा कुछ नहीं होता। ये आत्मसंत मैंने अभी आचार्य भिक्षु समाधि स्थल का जब चार्ज लिया था सुरेंद्र जी सुराणा से, चार्ज लेकर के आचार्य श्री रास्ते में बिहार करे थे, मैंने दर्शन किए। देखिए कृपा गुरुदेव की। मैं तो मतलब ये सोचता हूँ, तो मैं खुद मतलब ये सोचता हूँ कि मेरे पर ये नजर नहीं लग जाए, इतनी कृपा क्यों है। मैंने दर्शन करके निकलने लगा तो बेचा के मुनिषी जो अपने, मैंने कहा बात करनी है गुरुदेव से तो शाम को कर लेना। गुरुदेव ने सुन लिया, बुलाया कि नहीं अभी इनको आर लेता हूँ, आर के बाद 12:30 ताजुब करेंगे। उस वक्त मैंने आचार्य श्री को एक बात कही महासमन जी के, मैंने कहा मेरी जिंदगी की 2 स्मरणीय घटनाएं होगी पॉजिटिव। क्या? मैंने कहा एक तो युवाचार्य मनोनयन समारोह का संचालन, भूल नहीं सकते, तृप्ति हो गई। उसके बाद संचालन की मुझे कोई मतलब है नहीं। और एक दूसरा ये सीरियरी जैसी संस्था का चार्ज आपने मेरे को दिलाया। इतना बड़ा समाज है यार, इतना छोटा सा कार्यकर्ता कहाँ, गंगा से कहाँ। ये जो विश्वास है गुरुओं का, मुझे एक कृपा रही है कि आचार्य तुलसी का बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत प्यार मिला, मतलब बहुत विश्वास मिला। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत मुझे अवसर दिए। उनके कार्यकाल में जितने भी मर्यादा महोत्सव गंगासर में हुए 1997 में, 2001, 2007, सबका महामंत्री मैं रहा, प्रवास व्यवस्था समिति। ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़ा इधर 2500 की तरह। और फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये कृपा करके पहले ये इसका महामंत्री बनाया, फिर अध्यक्ष बनाया, फिर सीरियरी का चार्ज भी दिया, महासभा का इलेक्शन भी मैंने कराया, अमृतवाणी का भी कराया। तो इस तरह की कृपा अपने बस इस कृपा से जीवन जी रहे हैं। ये आत्मसंतुष्टि। एक बहुत बड़ी अच्छी बात शेयर करना चाहता हूँ। हम दोस्त लोग बैठे थे 5-7 लोग। ये बात होगी 1985 87 समथिंग ऐसी। तो पूछने भी तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। एक मेरे दोस्त ने कहा कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। बन गए, अच्छे यार। एक ने कुछ कहा कि मैं बिजनेस में इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। आज उनकी इंडस्ट्री चल रही है। यूँ के 5 लोग थे हम, सब ने बताया। मुझे पूछा, मैंने कहा मैं तो मेरे आचार्य श्री का विश्वास पात्र बनना चाहता हूँ। क्या बात है। और मैं विश्वास पात्र बन गया। मुझे ऐसा लगता है, मेरी आत्मा ये गवाह देती है कि मैं आचार्य श्री का विश्वास पात्र हूँ। और मैंने अभी जिस दिन सीरियरी के चुनाव करवाए थे उस दिन आचार्य श्री का जन्मदिन था कटक में। व्याख्यान में मुझे ही टाइम दिया गया, और कोई केंद्रीय संस्था के लोग सुबह वाले में बोल रहे, मुझे उस वक्त दिया। तो मैंने कहा इतना बड़ा अपने को अचीवमेंट मिला है, तो मैंने गुरुदेव से व्याख्यान में ही बोलते हुए मैंने कहा, वो आजकल यूट्यूब पे भी चल रहा है, काफ़ी चला। मैंने कहा भगवान मैं एक ही संकल्प लेता हूँ कि गुरुदेव के मुंह से जो वचन निकले मेरे लिए, मैं उसको पूरा कर सकूँ, और कोई ख्वाहिश नहीं। पर जोरदार ताली हो जाएगी। देखिए बार बार जो बात उभर कर आ रही है ये है कि धन उपार्जन तो सब करते हैं, वेल्थ क्रिएशन सब करते हैं, लेकिन असली वेल्थ क्या है? असली वेल्थ है धर्म के प्रति निष्ठा, और धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर जो प्राप्त होता है उसकी अनुभूति अलग ही होती है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, उन्होंने अपना सारा जीवन सत्य के लिए न्योछावर कर दिया, सारा जीवन एक ट्रू जर्नलिज्म, ट्रुथ के लिए न्योछावर कर दिया।
तो इनके लिए एक बार जोरदार से तालियां हो। तो लुंकरन जी, आज जो ये तमाम दर्शकगण आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी, उस युवा पीढ़ी के लिए आप एक संदेश दीजिए। जो युवा पीढ़ी धार्मिक संस्थाओं से नहीं जुड़ रही है, जो युवा पीढ़ी सत्य के मार्ग से दूर हो गई है, और जो युवा पीढ़ी जर्नलिज्म की ओर नहीं आ रही है, उनके लिए कोई संदेश। जर्नलिज्म की तरफ युवा पीढ़ी नहीं आ रही है। अभी एक मुझे चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन के लोगों ने मुझे एज ए ऑरेटर बुलाया था बीकानेर में। वो जितने भी चार्टेड अकाउंट सीए कर रहे हैं उनका एक क्लास चलता है, इंस्टीट्यूट खुली हुई है। वो आसपास के अपने बीकानेर, गंगासर, गंगानगर, मतलब काफ़ी लोग चाहते हैं। उसमें प्रेस क्लब हमारा बना हुआ है बीकानेर में। 2 लोग थे हम। यही था कि जर्नलिज्म की तरफ नई पीढ़ी कैसे आकर्षित हो। मैंने सीए के विद्यार्थियों से यही कहा, मैंने कहा आज की जो जर्नलिज्म है उसमें विशेष तौर से सीए के विद्यार्थियों की आवश्यकता है, क्योंकि आज के फ्रॉड बहुत होने लगे हैं। उन फ्रॉड को एक जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ, जर्नलिज्म जो सीखे हुए लोग हैं उसको नहीं पकड़ पाते। हम तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या घटित हुआ, क्या, ये हमारे पहले पाठ में पढ़ा जाता है कि खबर लिखने से पहले कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये तो उसमें नहीं। इसको तो टेक्निकल आदमी पकड़ना पड़ेगा। तो सीए के विद्यार्थी अगर जर्नलिज्म को अपनाते हैं तो ये जो फ्रॉड जो जितने हो रहे हैं बैंकों में या किसी भी जगह, फाइनेंशियल जो फ्रॉड हो रहे हैं, गवर्नमेंट में जो हो रहे हैं, कैग भी अपनी रिपोर्ट देती है परंतु फिर भी उस पर नहीं होता है। बरसों बॉफर्स का कांड की जांच चलती है, सब फ्री हो जाते हैं, राफेल में कुछ निकलता नहीं है। तो इस तरह के कांड को पकड़ने के लिए टेक्निकल जर्नलिज्म वही होंगे जो होंगे। हर काम के आजकल देखिए चिकित्सा क्षेत्र में भी अपने कोई रोग हो जाता है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करना चाहते हैं, तो जर्नलिज्म में भी सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। हर विधा के लोग आने चाहिए तब। अभी एक स्टोरी मेरी इंटरनेशनल लेवल पे लगी थी, डेल्टा कांड। नोखा में एक बच्ची कुंडी में गिर के मर गई थी। उसका बहुत हल्ला हुआ था, राहुल गांधी भी उसके घर मिलने गए थे, पॉलिटिकल इशू बना रहे थे कि ये एक दलित की हत्या हो गई है, ये हो गई है। और स्कूल के संचालक जो थे वो वैद्य परिवार से थे, तेरापंथी नहीं थे, पर वो आए मेरे पास ये इस तरह की। मैंने कहा, मेरे को गए, मैंने स्पॉट देखा, सब कुछ समझा, किया। चूँकि जैन महासभा का भी मैं वहाँ लीडिंग पर्सन हूँ, महासभा का 6 साल तक महामंत्री भी रहा हूँ। जैन महासभा की तरफ से हम लोग एक ज्ञापन लेकर के एसपी से भी मिले। बहुत बढ़िया बात जो मैंने कहा सुपर स्पेशलिस्ट की, वो जो एसपी था वो एमबीबीएस करके, डॉक्टर करके फिर पुलिस लाइन में आया था। तो उसको मालूम था कि हत्या कैसे हुई है और आत्महत्या कैसे हुई है। टेक्निकल वो उस बात को जानता था। हमारी बात हुई तो उस बात में वो बात निकला, तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वो पूरे केस में बरी निकले। और फिर उन एसपी था नवदीप सिंह, नाउ ही इज इन जयपुर। अभी ये कोई कांड हुआ है उसमें लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर हमने उस एसपी का सम्मान किया था कोई बात पे। तो मैंने इसी तरह से क्वेश्चन पूछे थे। आइकॉन का तो नहीं था वो। आपका ये आइकॉन की बात है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा। ये संस्था कोई, मैंने पहली अपनी ज़िंदगी में पहली एक संस्था को देखा है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है और नई थॉट है। मुझे अच्छा लगा कि इनोवेशन, नवाचार करने का मैं भी खुद आदी रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एमबीबीएस करके आदमी जो आईपीएस में आता है तो इस तरह के केसेस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसकी बारीकियों को समझ सकता है। तो हर फील्ड में आज के सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। वो आएगा तो निश्चित रूप से वो फायदा पाएगा। बहुत बड़ी बात है, जोरदार तालियां। लुंकरन जी, एक आपसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। तो पूजा जी, क्यों ना कुछ हास्य की बातें भी हो जाए? क्यों लुंकरन जी? हास्य की अपनी एक विशेषता है। महाप्रज्ञ की अगर आप कहानियां पढ़ें तो हास्य की बातों से जिस तरह उन्होंने समझाया है कई कई जगह, दार्शनिक बातों को जिस तरह महाप्रज्ञ जी ने सरल तरीके से समझाया है, तो थोड़ी हंसी मजाक हो जाए। कहाँ आजकल हंसी गुम ही हो गई है। पूजा जी रहेगी।
तो विक्रम जी, आपसे कोई एक ऐसी घटना जानना चाहूँगा जो अभी भी आपके स्मृति पटल में अभी भी है मौजूद, तो आप अगर हमारे साथ शेयर करें तो। जरूर सर। आचार्य महाप्रज्ञ जी का पदाभिषेक हुआ था दिल्ली में 5 फरवरी। उस दिन सबसे पहला साक्षात्कार आचार्य महाप्रज्ञ जी का सुबह 5 बजे लेने का मुझे मौका मिला, और वो जयपुर दूरदर्शन के लिए लिया मैंने। मेरे मित्र थे, जयपुर दूरदर्शन की टीम को लेकर हम पहुंचे थे रात को 12-1-2 बजे वहाँ, और सुबह 5 बजे हमने वो इंटरव्यू लिया। और जिस सब्जेक्ट पे उन्होंने इंटरव्यू दिया वो महावीर का अर्थशास्त्र नाम से उनकी पुस्तक भी आई है। मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है। जिन दिन उनका अभिषेक हुआ, आचार्य पद पे अभिषेक समारोह, और चूंकि हम टीवी के लिए गए हुए थे जयपुर दूरदर्शन के लिए, तो आगे आगे हमें जगह भी मिली। फिर प्रोग्राम में तो सारी जगह वो चर्चा भी रही क्योंकि लाइट टेलीकास्ट होता। परंतु मेरे को उस सबसे ज़्यादा वो जो सुबह 5 बजे उनका इंटरव्यू लिया था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा। क्या बात है। तो पूजा जी, ये तो हो गई बहुत सारी रोचक बातें, हमने इनके जीवन यात्रा के बारे में जाना, इनकी जो जीवन में असूल हैं उनके बारे में जाना, इनकी पत्रकारिता के बारे में जाना। तो कुछ हंसी मजाक की बातें हो जाए। यस, 100%। शुरू करने से पहले बोलूँगी कि आप यहाँ पर आए और हमको इतना कुछ सिखाया, दूसरों को इतना इंस्पायर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इतना कुछ जान लिया है अभी आपके बारे में, तो थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाए। और एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, आपको फास्ट आंसर देना है। ओके ओके, देन कूल। फर्स्ट, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? शबाना आजमी। शबाना आजमी, सुपर। क्योंकि उसके बाल और मेरी बीबी के बाल एक जैसे। ओके, लेटर ऑन ये वीडियो आपकी वाइफ देखेगी तो आपने कवर कर दिया। आप अपने पत्नी जी को प्यार से क्या बुलाते हो? भावना, तीजा नाम है उसका। अच्छा, रिकॉर्ड्स में पैन कार्ड वगैरह, ऑफिशियल नाम, स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह तीजा देवी छाजेड़ है। तो थोड़ा पुराना नाम लगा। मेरी बुआ जी का भी नाम था, तो हमने जब से सगाई उसी दिन भावना नाम दे दिया। As a journalist, will you suggest other people, the youth to be a journalist? If yes, why? से जर्नलिस्ट हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, सब अपनी पत्नी से डरते हैं। हमारा प्रधानमंत्री तो पत्नी से इतना डर गया कि घर जाने छोड़ दिया उसने। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी से नहीं रहता, तो वो झूठ बोलता है। लास्ट इंटरव्यू में भी सेम आंसर मिला, राइट हमको? उन्होंने एक वो बात ऐसी कही थी, मैं एक घटना भी बता देता हूँ। हमारे गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी के नाम से फेमस है। वो बड़े दबंग थे, विश्व युद्ध में भी उन्होंने सेना भेजी थी, काम किया था। उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी पत्नी से नहीं डरता। सारे एक तरफ हो गए, एक आदमी किनारे हो गया, मूंछों वाला रोबीला। गंगा सिंह कहा मेरे राज्य में एक आदमी था, बुलाया उसको, एक घोड़ा गिफ्ट में दे दिया। तो घोड़ा लेके घर पहुंचा, पत्नी ने कहा आज तो क्या बात है, घोड़ा खुश? तो क्या बात है, देखिए पत्नी की को किस तरह से लोग डरते हैं। तो उसने कहा कि आज महाराजा ने पूछा कि जो आदमी अपनी पत्नी से नहीं डरता है वो इधर आ जाए, जो डरता है उधर आ जाए, बाकी सब इधर हो गए, मैं इधर हो गया। तो घोड़ा गिफ्ट में मिल गया। देखो त्रिया चरित्र, स्त्री चरित्र में कुछ 2 मिनट देकर कि एक काम करो, ये घोड़ा काला अच्छा नहीं लगता, दादा जी जाके कहो कि सफेद दे दो। वो गया वापिस, टुक टुक टुक, कैसा है कि मेरी पत्नी कह रही है सफेद घोड़ा दे दे। तो कौन नहीं डरता है पत्नी से? ठीक है, अगर किसी दिन आपको सिर्फ एग्जांपल अज्यूम इट कि आप कोई एनिमल बनो, तो आप कौन सा एनिमल बनोगे और क्यों? हाथी बनना चाहिए, शाकाहारी है और मस्त रहता है। ओके, फ्रेंडशिप इन 1 word, डिस्क्राइब फ्रेंडशिप इन 1 word। फ्रेंडशिप इज इंडीड द फ्रेंडशिप। और मैं तो मित्रता का बहुत कायल रहा हूँ। लोग मुझे खरीद नहीं सकते, मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मैंने कई स्टोरियाँ जिंदगी में ऐसी है कि मित्रता के कारण, एक ब्लैक बोर्ड कांड की स्टोरी चली थी राजस्थान में, शिक्षा मंत्री के खिलाफ में ब्लैक बोर्ड कांड, वो मेरे परिचित थे। तो उसके सोर्स खोलते खोलते एक जगह पहुंच गए। मेरा एक दूसरा सोर्स खबर लेकर आया, वो दूसरे सोर्स के खिलाफ थी, वो भी इन्वॉल्व था उसमें। मैंने उससे प्रेम से कहा, मैंने कहा यार बहुत अखबार है छापने वाले, मैं अपने मित्र के खिलाफ नहीं छापूंगा। मैं पैसा नहीं खाता और कुछ नहीं करता, परंतु मैं मित्र धर्म की पालना करता हूँ। मैंने वो स्टोरी नहीं लगाई।
15 दिन बाद वो बंदा आया वापस। मैंने कहा लून जी मैं आपकी बात का कायल हो गया, अगर दूसरा पत्रकार कोई होता तो वो स्टोरी रख भी लेता और उससे ब्लैकमेलिंग भी कर लेता या कुछ और भी कर लेता या ओब्लाइज भी कर देता। तो आपने यार स्पष्ट कह दिया। मैंने कहा ये मेरा धर्म है, मित्रता मेरा धर्म है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, एक कोई भी गाना आप गाना चाहते हो हमारे साथ, और ये 100% आपकी वाइफ देखने वाली है तो उनके लिए कुछ डेडिकेट करोगे? उनके लिए डेडिकेट गाना, मतलब सब्जेक्ट बांध दिया आपने। चौदहवीं का चांद हो क्या लाजवाब हो, तो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा ये और बहुत सीखा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आपने जो मुझे इस लायक समझा और इस योग्य समझा, और पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं साक्षात कर लेता हूँ, खुद इंटरव्यू लेता हूँ। मैंने राजीव गांधी का इंटरव्यू लिया हुआ है जब बीकानेर आया, चंद्रशेखर जब थे, और वीपी सिंह, 3-4 प्रधानमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ली हुई है। तो और मुझे आज